नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बगावत के बाद पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाए गए पनीर सेल्वम, कहा जबरदस्ती लिया गया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। शशिकला का सभी विधायकों के समर्थन का दावा। रिश्वत बयान मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग का दोबारा नोटिस, कहा बयान के सीडी से नहीं हुई कोई छेड़छाड़, कल दोपहर तक मांगा जवाब। महाराष्ट्र सरकार पूरा करेगी कार्यकाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर पलटवार। उद्धव ठाकरे ने कहा था नोटिस पीरियड पर है सरकार। विदेशों में जमा है भारतीयों के 16,200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में दी जानकारी, कहा काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्तमान जज एससी कर्णन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कई जजों पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर समेत 7 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई। तमिलनाडु में शशिकला नटराजन के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच एआईएडीएमके में अंदरूनी संकट बढ़ गया है। सीएम पद से इस्तीफा दे चुके पनीर सेल्वम ने शशिकला के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, जिसके बाद शशिकला ने पनीर सेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शशिकला के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। ये दो तस्वीरें एआईएडीएमके में मंगलवार रात बढ़े अंदरूनी संकट को बयां करती हैं। पनीर सेल्वम ने कल रात जयललिता के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद शशिकला पर जबरन इस्तीफा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रविवार को 2 घंटे की बैठक में उन्हें सीएम पद छोड़ने पर मजबूर किया गया। पनीर सेल्वम ने कहा कि जनता चाहे तो वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। इधर पनीर सेल्वम के विद्रोही तेवर इख्तियार करते ही शशिकला नटराजन ने अपने आवास पोइस गार्डन में एआईएडीएमके के सभी मंत्रियों और नेताओं के साथ आपातकालीन बैठक की। बैठक के बाद शशिकला ने पनीर सेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया और उन पर बगावत का आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थम्बिदुरई ने शशिकला को पार्टी के सभी विधायकों के समर्थन का दावा किया है। DMK forces are doing all this get drama. He wants to go to Delhi, meet the Rashtrapati and also Home Minister. He sought the appointment. That means he want to see that he is trying to form the ministry. That may not be possible. He will be totally free. उधर पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन पनीर सेल्वम से मिलने उनके घर गए तो पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएच पांडियन और जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार भी पनीर सेल्वम के समर्थन में उतर आई हैं। दोनों ने शशिकला को सीएम बनाने पर आपत्ति जताई थी और उन्हें अयोग्य बताया था। एआईएडीएमके में मचे इस घमासान के बाद तमिलनाडु में शशिकला नटराजन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सस्पेंस बढ़ गया है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव अभी मुंबई में हैं और उनके चेन्नई आने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके में मचे इस घमासान पर विपक्षी दलों डीएमके और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है। The only solution to the extraordinary political situation in Tamil Nadu is to dissolve the House and call for a general election. I think the people of Tamil Nadu must have the right immediately to elect a party and a leadership of their choice. तो तमाम विपक्षी दल अब फिर आवाज उठा रहे हैं और देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति अब किस दिशा की ओर जा रही है। एस श्रीनिवासन
वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। श्रीनिवासन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा था 5 फरवरी को एआईएडीएमके की जब विधायक दल की बैठक हुई थी, शशिकला के नाम का प्रस्ताव खुद पनीरसेल्वम ने किया था और उन्हें नेता चुना गया था। आज वो दिन है जब पनीरसेल्वम विद्रोह कर रहे हैं शशिकला के खिलाफ और खुद पनीरसेल्वम को हटा दिया गया कोषाध्यक्ष पद से। क्या संभावना थी किसी को इतने बड़े फेरबदल की, और जितना आसान रास्ता शशिकला के लिए दिख रहा था उतनी ही मुश्किल राह दिखाई दे रही है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक विद्रोह कर बैठेंगे, मगर उनका ये कहना है कि ये विद्रोह उन्होंने इसलिए किया कि उनको काफी अपमानित किया गया। इस तरीके से पार्टी में उन्होंने सोचा था मुख्यमंत्री को जो रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए था वो उनको मिला नहीं। ये एक मुख्य कारण उन्होंने बताया। उनको इस बात की तकलीफ थी कि जब वो दिल्ली आए थे और जल्लीकट्टी के व्यवहार में प्रधानमंत्री से मुलाकात करके सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान 50 एमपीज का एक दूसरा दल भी आया और वो भी पीएम से मिलने की कोशिश कर रहा था। और जब वो दिल्ली में थे उनके पीछे वहां पर ये आवाजें आई कि मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, शशिकला को वापस लेके आ जाना चाहिए, और उनके कैबिनेट के लोगों ने ये सब बातें कही थी। ये उनको बहुत दुख पहुंचा, बहुत आघात पहुंचा। तो उनको लगा कि मुझे जो है इस बात को बता देना चाहिए। और उन्होंने कई और नए खुलासे किए। उन्होंने कहा 75 दिनों में जब जयललिता अस्पताल में थी वो भी एक भी बार उनसे नहीं मिले। अब श्रीनिवासन साहब, संक्षेप में जानना चाहेंगे, हाल फिलहाल भविष्य क्या नजर आ रहा है? तमिलनाडु की राजनीति, एआईएडीएम के क्या भविष्य नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। यदि उनको ओपीएस को अपने आप यदि पार्टी बनाकर यदि उनको बाहर निकल कर आके अपनी एक सरकार बनाना हो तो उनको कम से कम 90 एमएलए की जरूरत है। यदि वो ना करें, कम से कम पार्टी को शशिकला को ना बनाने दें तो कम से कम उसके लिए 17 एमएलए की जरूरत है। और दूसरा, ऑपोजिशन के पास कम से कम 98-99 एमएलए, 99 तक है, 98-99 एमएलए उनके पास हैं। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन आज होगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि गवर्नर आने के बाद वो ये भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूरस अंडर स्ट्रेस उन्होंने कहा है कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, तो क्या वो रेजिग्नेशन को वापस ले सकते हैं, ये भी एक स्थिति देखना है। तो आज काफी फ्लूइड सिचुएशन है, काफी डेवलपमेंट आज होंगे। बिल्कुल, आज इन सभी घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी सबकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवासन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसके बाद आइए बात करते हैं संसद के कामकाज की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई बहस का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताई गई सरकार की उपलब्धियों का बचाव किया। प्रधानमंत्री ने काले धन, नोटबंदी, जल्दी बजट पेश करने समेत सरकार के फैसलों पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। करीब 1.5 घंटे के जवाब में उन्होंने विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला अचानक नहीं लिया और नोटबंदी का कदम काले धन के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही है। सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। प्रधानमंत्री ने काले धन पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सत्ता में रह चुकी कांग्रेस की सरकारों की आलोचना की और 26 साल तक बेनामी संपत्ति कानून की नोटिफाई नहीं करने पर सवाल उठाया। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबाव करने? प्रधानमंत्री ने बजट को 1 महीने पहले पेश करने और रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के फैसले का बचाव किया। 3 महीने तक बजट का उपयोग होना असंभव हो जाता है। एक प्रकार से हमारे पास कार्य करने का समय बहुत कम बच जाता है। और इकलौता रेलवे नहीं है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़ करके नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक समेत केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। साथ ही विपक्ष पर हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष करते नजर आए। श्याम सुंदर,
राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल भी राज्यसभा में चर्चा जारी रही। बीजेपी सांसदों ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद रामकुमार वर्मा ने आगे की चर्चा शुरू की। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ऐतिहासिक बताया। बजट के साथ रेल बजट को एक साथ पेश करने को उन्होंने साहसिक कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई कि देश में 1.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और 1.5 करोड़ ऐसे लोग जो सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें कभी गैस का चूल्हा धुआं रहित होगा। आरजेडी और कांग्रेस ने नोटबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। सांसद केटीएस तुलसी और आईएनएलडी सांसद ने भी नोटबंदी से लोगों को हुई परेशानियों का जिक्र किया। टीएमके ने सरकार पर विदेशों से काले धन को वापस लाने में नाकाम होने का आरोप लगाया। खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता और नोटबंदी ने और भी बर्बादी की। इसमें क्या है? वही सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, मेक इंडिया, स्वच्छ इंडिया। इंडिया ही इंडिया है, जनता कहीं पर नहीं। If the design had been finalized on 19th May, what prevented the government from printing the notes? What prevented the government from recalibrating the ATMs? नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। जनता को बहुत तकलीफों का सहन करना पड़ा। लंबी लंबी लाइनों में लेकर के उन्होंने अपने नोट जमा कराने पड़े, पैसा निकलवाना पड़ा और इस काम में उनको जो है देश में 135 लोगों की जाने चली गई। What exactly the amount came, whatever it is, black money, this money, terror money or whatever money, till today the exact amount is not given to the public. Even we don't know. With all that, it is still secret. बीजेडी और टीडीपी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। Rainy season, because in the rainy season they don't have food to eat. So I support this program addressed by President of India, which will be implemented. I hope they will be implemented by the ruling party. Jan Dhan Yojana scheme introduced by the government is also a great thing, which got good momentum and led to open bank accounts by the unbanked people. सरकार की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्री ने पक्ष रखा। दूध के लिए कतार लगवाई, 50 साल आपने राशन के लिए कतार लगवाई, 50 साल आपने गैस के लिए कतार लगवाई। कांग्रेस का नाम ही क्यों था? पूरे जनता को, देश को हर चीज की किल्लत थी, वो सारे क्यूज में खड़े कर दिए थे। अब 50 दिन के क्यू के लिए आप आरोप करोगे? आपने 50 साल देश को हर तरह के क्यू में खड़ा किया। सदन में गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत की, जिस पर सोमवार को भी चर्चा हुई। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक विदेशों में भारतीयों के 16,200 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि एचएसबीसी के विदेशी बैंक खातों में जमा 8,200 करोड़ रुपए की अघोषित आय को पिछले 2 साल में टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के खुलासे के तहत 8,000 करोड़ रुपए की ऐसी धनराशि का भी पता लगाया गया है जिसे भारतीयों ने अघोषित विदेशी बैंक खातों में जमा कराया था। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीयों का विदेशों में रखे गए काले धन के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार विदेशों में जमा काले धन को देश में वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। और बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिर नोटिस भेजा है। इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि कोंकणी के उनके भाषा का गलत अनुवाद हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने सीडी की जांच के बाद दावा किया कि उनके भाषण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने कल दोपहर 3 बजे तक मनोहर पर्रिकर से जवाब मांगा है।
असल में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मनोहर पर्रिकर ने एक रैली में घूस से जुड़ा बयान दिया था, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के मतदान की व्यवस्था का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम आज और कल चुनावी इलाकों के दौरे पर रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और दोनों चुनाव आयुक्त जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर और कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आयोग ने पहले और दूसरे दौर के मतदान वाले इलाकों में इंतजाम का जायजा लिया था। राज्य में 19 और 23 फरवरी को तीसरे और चौथे दौर के लिए मतदान होना है। कांग्रेस गठबंधन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत कई और बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना के गठबंधन तोड़ने की चेतावनी से सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 साल तक मजबूती से काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नोटिस पीरियड का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने निकाय चुनाव में अकेले दम पर बीजेपी की जीत का दावा किया। देखिए, हम नोटिस पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, और जिनको ये लगता है कि अपन ने नोटिस दिया है वो अपने सपनों में जी रहे हैं, उनको कोई सीरियसली उनकी पार्टी में भी नहीं लेता, हमारे यहाँ भी नहीं लेता, इसलिए उनका कोई हम विचार नहीं करते। हमारी सरकार 5 साल ताकत के साथ चलेगी, ये सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से समर्थन वापसी की चेतावनी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ कार्यप्रणाली को लेकर मतभेद है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी अपने दम पर जीत हासिल करेगी। मुझे लगता नहीं है कि हमको आवश्यकता पड़ेगी, अपने बलबूते पर हम महानगर पालिका में चुनकर आएंगे। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार नोटिस पीरियड पर है और उससे किसी भी वक्त समर्थन वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मंत्री हमेशा जेब में इस्तीफा रखकर तैयार रहते हैं। तर त्या गोष्टीला काय अर्थ नाही, आणि म्हणून मला असं वाटतं की कुठेतरी आता या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याची आवश्यकता आहे, आणि म्हणून पुढे काय होणार त्याच्यापेक्षा आता सध्या तरी आम्ही वेगळे निवडणूक लढतो आहोत। आता निवडणूक म्हटल्यानंतर आचारसंहिता असते, आचारसंहितेचा एक काळ असतो, तसं नोटीस पिरियडचा सुद्धा एक काळ आहे। दोनों पार्टियां महानगर पालिका के चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला पहले ही कर चुकी हैं। शिवसेना ने अब गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने कल पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने आगामी विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल को शिवसेना का चेहरा बनाने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट में आज 7 जजों की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस कर्णन ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर समेत कई प्राधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। सर्वोच्च अदालत ने जस्टिस कर्णन के इसी पत्र पर संज्ञान लिया है और इसे अवमानना मानकर सुनवाई का फैसला किया है। जस्टिस कर्णन को मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। फरवरी 2016 में जस्टिस कर्णन ने ट्रांसफर आदेश को खुद ही स्टे कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्हें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं देने का आदेश दिया था। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म कराने वाली त्रिपक्षीय वार्ता नाकाम हो गई है। राजधानी इंफाल में हुई मंगलवार को हुई इस बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार के साथ नगा संगठनों ने हिस्सा लिया था। केंद्र ने वार्ता विफल होने पर निराशा जताई, लेकिन कहा कि नाकेबंदी को खत्म कराने की कोशिशें जारी रहेंगी। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। इसके खिलाफ राज्य में पिछले साल 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी चल रही है। जेएनयू ने एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में 343 सीटों की भारी कटौती की है। इनमें 98 सीटें स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज जबकि 141 सीटें स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कम की गई हैं। वहीं 73 सीटें स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर स्टडीज में घटाई गई हैं। फिलहाल इन पाठ्यक्रमों में कुल
789 सीटें हैं। वहीं कुछ पाठ्यक्रमों में कई इस बार नए दाखिले नहीं होंगे। इनमें अफ्रीकन स्टडीज, इंडो पैसिफिक स्टडीज समेत करीब 5 पाठ्यक्रम शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के इस फैसले से एमफिल और पीएचडी में दाखिले की चाह रखने वाले छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सीटें कम करने का फैसला नियमों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन के इस फैसले पर जेएनयू छात्र संघ ने ऐतराज जताया है। नीतिगत दरों की समीक्षा को लेकर आरबीआई की मुंबई में कल बैठक हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में आज दूसरे दिन भी मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक के बाद नीतिगत दरों का ऐलान होगा। इनमें रेपो रेट में कटौती की उम्मीद की जा रही है। पंजाब की एनआईए अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन पठानकोट हमले के लिए जैश सरगना मसूद अजहर समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। एनआईए पहले ही सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। 2 जनवरी 2016 को हुए हमले में 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 37 घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर से जुड़े प्रस्ताव का चीन ने फिर विरोध किया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस का भी समर्थन था। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटी में इन तीनों देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के एक दिन पहले 19 जनवरी को इस प्रस्ताव को पेश किया था, लेकिन बाद में चीन ने एक बार फिर इस प्रस्ताव का विरोध किया। भारत ने इस मसले पर चीन से अपनी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुद्दे को चीन की सरकार के सामने उठाया गया है। इससे पहले भी चीन इस मसले पर भारत के रुख का विरोध करता रहा है। हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चीन की सरकार के साथ इस मसले को उठाया है। अमेरिका में 100 से ज्यादा आईटी कंपनियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से H-1B वीजा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करने की अपील की है। कंपनियों के मुताबिक अमेरिका का आईटी कारोबार काफी हद तक H-1B वीजा धारकों पर ही निर्भर है, लिहाजा जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला खतरनाक हो सकता है। आईटी कंपनियों ने ट्रंप को लिखे पत्र में यह बात कही है। पत्र में कहा गया है कि इससे रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। कंपनियों के इस पत्र में 7 देशों पर यात्री प्रतिबंध को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। इससे पहले गूगल, एप्पल और फेसबुक समेत 97 बड़ी कंपनियां पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल में नई बस्तियों के निर्माण से जुड़े विधेयक को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। गुटेरेस ने इजरायल में इस बिल को मंजूरी मिलने पर अफसोस जताते हुए कहा है कि इससे 2 राष्ट्र समाधान की कोशिशों को धक्का लगा है। उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पैदा बढ़ाने वाली गतिविधि से बचने की सलाह दी। यूएन महासचिव के मुताबिक बातचीत के जरिए ही समस्या का हल किया जा सकता है। दरअसल मंगलवार को इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन की जमीन पर बने इजरायल के घरों को वैध करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिस पर संयुक्त राष्ट्र के अलावा कई देशों ने विरोध किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता के कुछ विजेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने इन लोगों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अच्छा लिखने के गुण बताए। और अब बात खास शख्सियत की। आज मशहूर गजल गायक और संगीतकार जगजीत सिंह की जयंती है। उन्हें लोगों के बीच गजल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये दिलकश और मखमली आवाज जो रूह में उतर जाती है। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। 1973 में उनका पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स आया। मेरा गीत अमर
तो अमर कर दो। जगजीत सिंह ने पत्नी चित्रा सिंह के साथ एक से बढ़कर एक गजलें गाईं। कि नहीं झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। 1982 में अर्थ फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था। उन्होंने प्रेम गीत साथ साथ समेत कई फिल्मों में आवाज दी। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। 10 अक्टूबर 2011 में उन्होंने दुनिया की महफिल को अलविदा कह दिया। चिट्ठी न कोई संदेश जाने लो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल पे लगा के लिए जाने लो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। और जगजीत सिंह पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हमारे खास कार्यक्रम विरासत में। मैं जगजीत। न कोई संदेश जाने लो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और मशहूर शायर निदा फाजली की आज पुण्यतिथि है। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए निदा फाजली को माँ बाप ने मुक्तदा हसन नाम दिया था, लेकिन कविता में वो सहजता और सरोकार की आवाज बनकर उभरे। निदा फाजली समकालीन उर्दू कविता की और समूची भारतीय कविता की अत्यंत विश्वसनीय और लोकप्रिय आवाजों में से एक थे। उनका निधन आज ही के दिन पिछले साल मुंबई में हुआ। निदा फाजली को साहित्य अकादमी के अलावा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। झूठी सारी सरहदें, धोखा हर तकसीम, दिल्ली से लाहौर तक कड़वे सबके नीम। चलता करघा ताल दे गाए संत कबीर। पहचानिए, जलता करघा ताल दे गाए संत कबीर, तुझ में मेरा देवता मुझ में तेरा पीर। और अब आखिर में हेडलाइंस। बगावत के बाद पार्टी को अध्यक्ष पद से हटाए गए पनीर सेल्वम, कहा जबरदस्ती लिया गया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। शशिकला का सभी विधायकों के समर्थन का दावा। रिश्वत बयान मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग का दोबारा नोटिस, कहा बयान की सीडी से नहीं हुई कोई छेड़छाड़, कल दोपहर तक मांगा जवाब। महाराष्ट्र सरकार पूरा करेगी कार्यकाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर पलटवार। उद्धव ठाकरे ने कहा था नोटिस पीरियड पर है सरकार। विदेशों में जमा है भारतीयों के 16,200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में दी जानकारी, कहा कालाधन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्तमान जज एससी कर्णन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कई जजों पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेयर समेत 7 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।